नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी में। आज के सेशन में हम सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए, तो ये है पहला क्वेश्चन। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, ये आरआरबी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए, पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। यहाँ पर आदि मानव के मनोरंजन का जो प्रमुख साधन था, जो सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होगा, ठीक है, वो होगा शिकार। ठीक है, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल की बात हो रही है और पूरा पाषाण काल में मानव का जो मनोरंजन का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन था वो था शिकार। ठीक है, शिकार के माध्यम से उनका मनोरंजन भी हो जाता था, इसके अलावा उनको खाने के जो है चीज़ें भी प्राप्त हो जाती थी। तो सबसे पहला जो संसाधन जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा शिकार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे नवपाषाण काल कहे या फिर नवपाषाण काल ना कह करके डायरेक्ट आपसे सीधे ये पूछ ले कि मानव के द्वारा पाला गया प्रथम पशु। ठीक है, अगर ये प्रश्न भी पूछा जाता है तो आपका पहला आंसर जो होगा वो होगा कुत्ता। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल के या मानव के द्वारा पहला जो पशु जो पाला गया वो कुत्ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की खोज जो है ये 1921 में की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा? तो ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये हड़प्पा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से तात्पर्य है और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अनार्य थी। ठीक है, अब इसका कारण आपको देना है, क्योंकि एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि जो है चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, या इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्यों की बात करें जो वैदिक कालीन सभ्यता है, ठीक है, जो ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो ये एक शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता की बात करें या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा काल की सभ्यता की बात करें तो इस समय मानव कांसे के प्रयोग से प्रचलित हो गया था। ठीक है, कांसे का प्रयोग जो है वो जान गया था। ठीक है, और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कांस्य युग होगा। ठीक है, हड़प्पा की जो सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग से संबंधित है। जो हड़प्पा काल या सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानव है वो कांसे का प्रयोग, कांसे के निर्माण से परिचित हो चुका था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है और यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि किस पशु का चित्रण नहीं किया गया, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो हाथी, गैंडा और बाघ ये तीनों के चित्रण हैं, लेकिन गाय के चित्रण नहीं है। ठीक है, गाय का चित्रण नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा काल की जो संस्कृति है इनकी मुद्राओं पर, कलाकृतियों में जो है गाय का चित्रण नहीं किया गया है, वहीं हाथी, गैंडा और बाघ का चित्रण किया गया। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। अब यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर पूछ रहा है। तो क्या होगा, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, तो पहली नगरीय है, सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें ग्रामीण थी। पिछले क्वेश्चन में इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन तो एक तो करेक्ट है। ठीक है, ये तो यही पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरों को देख लेते हैं। पहली व्यापार को महत्व देती थी, जबकि दूसरी धर्म को, तो ऐसा नहीं है। ठीक है,
पहली अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरी में बरगद की थी, ये भी गलत है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसके बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर बात करें तो इसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है सही तरीके से, ठीक है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को, ठीक है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को, ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, सिंधी भाषा में कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात हो रही है, ठीक है, सबसे पहले किसने खोजा था, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात सर्वप्रथम की जा रही है, सबसे पहले किसने खोजा था, तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की पहचान नहीं कर पाए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये सही तरीके से उसको पहचान नहीं पाए थे, उसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाए थे, और बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण या पशुपति, तो आपको पता है पशुपति की मुद्रा मिलती है जिसकी तुलना शिव से की गई है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है, ठीक है, तो अभी हमने बात की पशुपति की पूजा करते थे, तो पशुपति की ही आकृति होगी, है ना, तो पशुपति जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में, ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध प्रांत के, ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला है, ठीक है, पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला है, और इस मांटगोमरी जिले में क्या है, हड़प्पा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा हड़प्पा है, ठीक है, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा है, वहीं सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा, ये सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, ठीक है, किस नगर से ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर पतन नहीं पत्तन नगर होगा, ठीक है, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर पत्तन नहीं पत्तन होगा, पतन नहीं पत्तन होगा, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर पत्तन था, तो ये लोथल था, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह जो है, यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से, ठीक है, बंदरगाह कहें या फिर कहें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार या अनाज संग्रह करने का स्थान जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है, तो ध्यान रखिएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में आता है, और इसको ही गांधी जी ने काला कानून कहा है, और ध्यान रखिएगा रॉलेट एक्ट को बिना वकील का बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, और इसे काला कानून की संज्ञा दी गई है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, तो ध्यान रखिएगा 1947 में भारत आज़ाद हो जाएगा, और भारत के संविधान की बात करें तो 1950 में भारत का संविधान जो है लागू होगा, लेकिन 1947 से 1950 के दौरान
जो भारत का शासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो 1909 का जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, ठीक है, इसी को कहा जाता था मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाएगा मार्ले मिंटो एक्ट। और मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है, जिसके तहत मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की जाती है। तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1784 की बात करें, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आएगा और इसके बाद 1786 में एक अमेंडमेंट एक्ट आएगा, एक सुधार जो है करते हुए एक एक्ट लाया जाएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आएगा और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल को अपनी समिति का जो निर्णय है इसको अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट ये सही हो जाएगा। चलिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1857 का विद्रोह होगा और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट आएगा और इसी एक्ट के द्वारा महारानी विक्टोरिया जो है इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी की बात करें तो गांधी जी जो है ये कांग्रेस की तरफ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी जो है ये कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे थे। ठीक है, तो गांधी जी की बात करें या फिर बात करें कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग ली, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी या कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? ठीक है, तो 1919 की बात करें, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस समय अगर पंजाब के गवर्नर की बात करें तो पंजाब के गवर्नर थे डायर। ठीक है, जनरल डायर थे और इन्होंने ही क्या किया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल को होता है। ठीक है, 13 अप्रैल को होता है और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा और फिर इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया जाएगा। तो इतने सारे प्रश्न इस प्रश्न से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ठीक है, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में, ठीक है, 1942 में शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1919 में आया था। ठीक है, असहयोग खिलाफत की बात करें तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट और भी कई सारे कारण थे जिनके विरोध स्वरूप 1920 में शुरू किया गया था। अब ऑप्शन आपका बचता है एक, सविनय अवज्ञा। ठीक है, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, ठीक है, ये गांधी इरविन समझौते से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो यहाँ पर देखिए भारत के लिए संघीय संरचना की बात की जा रही है, तो इसको सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के लिए पहली बार एक संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1919 की बात करें, 1919 के समय गवर्नर की बात करें तो गवर्नर थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा द्वैध शासन की जो अवधारणा है इससे परिचित कराया गया। ठीक है, इसको लागू करवाया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो होता था यही भारत में सबसे बड़ा होता था और इसी की जिम्मेदारी बनती थी और इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो थे चेम्सफोर्ड। ठीक है,
तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इन्होंने द्वैध शासन को जो है लागू करवाया, और जब लागू किया तब लोग इससे परिचित हुए। तो ऑप्शन ए जो है चेम्सफोर्ड करेक्ट हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, अभी ये पीछे हम लोगों ने बात की थी, तो कब होगा ये? 1909। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, इसी के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? ठीक है, अच्छा केंद्र की बात हो रही है, तो केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1935। अगर यहीं पर पूछ लेता कि प्रांत में, ठीक है, किस एक्ट से प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, तब आपका आंसर हो जाता 1919 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1919 से प्रांतों में द्वैध शासन, और 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में जो है द्वैध शासन को लागू किया गया। तो यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1857 में जो विद्रोह होगा उसके बाद आएगा 1858 का एक्ट, और इसी एक्ट के द्वारा अब क्या किया जाएगा? एक भारत सचिव की नियुक्ति की जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के सचिव का पद जो है वो निर्मित किया जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का मतलब है 1919 का एक्ट। ठीक है, 1919 में जो एक्ट आएगा ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाएगा। और यहाँ पर क्या किया गया था? तो अभी हम लोगों ने बात की थी प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन 1919 के एक्ट से लगाया गया। वहीं जब अगर केंद्र की बात होती, ठीक है, अगर यहीं पर केंद्र की बात होती तो क्या होता? केंद्र की बात की जाती तो केंद्र में 1935 से लागू किया गया। ठीक है, केंद्र में 1935 से लागू किया गया, और प्रांतों में बात करेंगे तो 1919 से दोहरा शासन, द्वैध शासन लागू किया गया। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारत का प्रमाणिक समय पूछा जा रहा है। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। तो इलाहाबाद जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद के नैनी से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, और यहीं से भारत का मानक समय लिया गया है। तो इलाहाबाद का जो नैनी है या इलाहाबाद के समीप से, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए राज्यों की बात करें तो राज्यों की संख्या 8 है। राजस्थान, गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, ठीक है, इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद झारखंड हो गया आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, इसके अलावा बात करें त्रिपुरा हो गया, और बात करें तो मिजोरम है ना। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय आधारित है। तो ध्यान रखिएगा भारत की जब मानक समय रेखा पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये भी 82.5 है और ये भी 82.5। अंतर बस कितना है? पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर का। तो आपको पता है भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत की मानक समय रेखा जो होगी वो पूर्वी देशांतर होगी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा अभी हमने बात की थी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरेगी, भारत के बीचों बीच से गुजरेगी कर्क रेखा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? मतलब कि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात, अगर ये बात करें ये भारत है, ये भारत का दक्षिणी सिरा है, तो ये मुख्य भूमि की जो सबसे नीचे वाली ये अक्षांश रेखा ये कितनी डिग्री है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो जो सबसे दक्षिणी सीमा है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अभी मैंने 8 राज्यों के नाम बताए थे, अब उसमें कौन कौन से राज्य थे, तो गुजरात था, मध्य प्रदेश भी था, झारखंड भी था, लेकिन अपना यूपी नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस भाषा के लोगों ने जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले जो ग्रीक हैं, यूनानी हैं, इन्होंने ही इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रीक हैं, जो यूनानी हैं, ठीक है, इन्होंने ही भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, ये है दक्षिण भारत, और ये दक्षिण भारत पे जो ये राज्य स्थित हैं ये तटरेखा वाले राज्य कहलाते हैं। ठीक है, 5 राज्य पश्चिमी तट पर और 4 राज्य पूर्वी तट पर। टोटल राज्यों की बात करें तो टोटल राज्यों की संख्या है 9। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से राज्य हैं जिनकी तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, ये इस तरीके से आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुजरात जो है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्बू द्वीप। ठीक है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष जो अपना देश है इसको जम्बू द्वीप का हिस्सा माना जाता है, जम्बू द्वीप का अंग माना जाता है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा में हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया ये है जो है ये भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्य माने जाते हैं। 5 राज्य इस तरफ और 4 राज्य पूर्वी तट पर। ये इधर वाला पश्चिम दिशा में है तो पश्चिमी तट कहलाता है, इधर वाला ये पूर्वी दिशा में है इसलिए पूर्वी तट कहलाता है। तो 5 राज्य पश्चिमी तट पर है और 4 राज्य पूर्वी तट पर। ठीक है, अगर पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या पूछी जाएगी तो 5 होगा, पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या पूछा जाएगा तो 4 होगा, और सिर्फ अगर राज्यों की बात होगी कि कितने राज्य स्थित हैं तो 5 और प्लस 4 कर दीजिएगा तो टोटल 9 राज्य जो हैं जो ये समुद्री तटरेखा पर स्थित हैं। तो ये आज के सेशन में हमने 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन इसी तरीके आपको मिलती रहे। अपने लाइक और शेयर से हमको मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियोज़ बनाते रहें। फिर हाजिर होते हैं एक नए महत्वपूर्ण सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।